तो दोस्तों राजस्थान प्री डीएलएड एग्जाम यानी बीएसटीसी एग्जाम 2024 के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 के बारे में टोटल जानकारी बताने वाला हूं। यह था इसकी आवेदन प्रोसेस, आवेदन लास्ट डेट, इसके नियम, शर्तें, पात्रता, योग्यता, दस्तावेज और पेपर पैटर्न है, सिलेबस है वगैरह वगैरह, यानी ए से लेके जेड तक पूरी जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों प्री डीएलएड एग्जाम को बीएसटीसी एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पहले इसे बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था और आजकल प्री डीएलएड एग्जाम के नाम से जाना जाता है। इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ये जो कोर्स है वो 2 वर्षीय कोर्स होता है और 3rd ग्रेड टीचर के लिए फर्स्ट लेवल के लिए होता है। यदि आप भी कक्षा 1 से लेके 5 तक के स्टूडेंट को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो ये जो कोर्स है आपके लिए सबसे बेस्ट है। चलिए सबसे पहले इस एग्जाम की कुछ बेसिक जानकारी, इसके जो नियम शर्तें आपको बताता हूं और इसके बाद आगे इस एग्जाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बातें वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले योग्यता की अपन बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो कैंडिडेट है वो कक्षा 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके समकक्ष भी हो सकता है, यानी कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कक्षा 12वीं के समान माने गए हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट ने आईटीआई कर रखी है 2 वर्षीय, तो वो इस कोर्स के लिए पात्र आवेदन कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसी वर्ष कक्षा 12वीं की एग्जाम दी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी ये एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, यानी ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी सी है, जब इस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग का समय आ गया, उस समय आपका रिजल्ट आना अनिवार्य है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, मैंने कक्षा 12वीं पास कंपलसरी बताया, लेकिन मात्र पास से काम नहीं चलने वाला है। यहां पे परसेंटेज का क्राइटेरिया भी रखा गया है। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 50% रखे गए और अदर जो भी कैटेगरी है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब के लिए 45% नंबर कक्षा 12वीं में होना अनिवार्य है। अगर एज की बात करें तो इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट की जो अधिकतम एज है वो 28 वर्ष होनी चाहिए और ये जो एज है वो 1 जुलाई 2024 तक होनी चाहिए। इस डेट तक है, 28 वर्ष से एक दिन भी ऊपर है वो नहीं होना चाहिए। चलिए आवेदन फॉर्म की बात करते हैं। तो देखिए आवेदन फॉर्म फिलहाल भरना शुरू हो चुके हैं आज से, यानी 11 मई से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2024 है। अगर डेट बढ़ती है तो वो अलग बात है। अब जैसे ही इस एग्जाम के बारे में आगे नए नए अपडेट आते रहेंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देता रहूंगा। और आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो प्री डीएलएड राज 2024.in है। यहां पे तो देखिए मैं आपको इस एग्जाम के नियमों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको नहीं पता है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से वो देख लीजिएगा। चलिए एग्जाम फीस की बात करते हैं। जब भी आप ये आवेदन फॉर्म भरोगे तो यहां पे देखिए 2 तरह की शुल्क आपको है लगने वाली है। यदि आप यहां पे सामान्य पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं तो आपको 450 रुपए देने पड़ेंगे। यदि आप 2 प्रकार के कोर्स यानी सामान्य पाठ्यक्रम प्लस यहां पे संस्कृत के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब आपको यहां पे 500 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में है वो देने पड़ेंगे। अगर दस्तावेज की बात करें तो दस्तावेज के रूप में जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उस समय जैसे आपकी फोटो है, सिग्नेचर है, आपका थंब है, ये तो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, आपको कॉलेज आवंटित हो जाती है, तो उस समय आपके जितने भी दस्तावेज है वो एजुकेशन के सर्टिफिकेट हैं प्लस आपके जो भी कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, इन सभी के सर्टिफिकेट की आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है। अब दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म के समय तो देखिए आपको कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना है, लेकिन दस्तावेज आपके पास होने चाहिए क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन है फॉर्म में भरनी पड़ती है, तो वो डॉक्यूमेंट से देख के आपको यहाँ पे सही सही है वो भरना है। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का खुद का एक बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। चलिए परीक्षा की बात करते हैं। तो भैया अभी तक इनकी जो परीक्षा है यहां पे जो तिथि रखी गई है वो 30 जून 2024 को रखी गई है। हालांकि तिथि में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी रेगुलर रखिएगा
क्योंकि यहां पे देखिए अपने देश के अंदर आदर्श आचार संहिता है वो लगी हुई है और वो लगभग 6 जून तक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वैसे ही हर एक डिपार्टमेंट का काम काफी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो यहां पे आदर्श आचार संहिता हटते यहां पे देखिए सारे जो पेंडिंग काम है भैया वो होने वाले हैं। तो इसका मतलब है ये जो एग्जाम है वो तय सीमा पे होने वाली है। एग्जाम की तिथि में है यहां पे 99% है, कोई भी बदलाव है वो नहीं किया जाएगा। चलिए अब इसके कुछ चरण मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे अपन सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। चरण क्या रहेंगे? सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म भरना है, इसके बाद आपको यहां पे एग्जाम देनी है, रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद यहां पे देखिए सभी कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पे काउंसलिंग के रूप में आपको 3000 रुपए की राशि ऑनलाइन जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपने जो कॉलेज आपने भरी है काउंसलिंग के समय है, उस समय जब भी आप कॉलेज चॉइस का ऑप्शन जब आपको मिलता है तो यहां पे देखिए अगर आपका नंबर नहीं आता है तो यहां पे जो 3000 रुपए की राशि आपको वापस रिफंड कर दी जाएगी। और रिफंड के लिए बाद में जब इस एग्जाम की पूरी जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद रिफंड की प्रोसेस है वो चलेगी। अब यहां पे देखिए दोस्तों इसके 3 चरण और होने वाले हैं काउंसलिंग के नंबर आने के या कॉलेज आवंटित होने के। पहला चरण है, दूसरा चरण और तीसरा चरण। नॉर्मली यहां पे 2 चरण में काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कई बार सीटें खाली रह जाती है तो तीसरे चरण की लिस्ट है वो यहां पे निकाल दी जाती है। जैसे जैसे अपडेट आएगा आपको अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी। और वैसे भी हमारी साइट है, साइट का नाम है rajgurji.com है, इस पर भी आपको इसके जो भी दिशा निर्देश हैं, लेटेस्ट अपडेट हैं, ऑर्डर हैं, आपको यहां पे वो मिलते रहेंगे। और वैसे भी ऑफिशियल साइट पे आपको वो मिलते रहेंगे। और मैं भी अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपना चैनल, इसके माध्यम से आपको जानकारी वो देता रहूंगा। चलिए अब यहां पे देखिए पेपर और सिलेबस की बात करते हैं। तो पहले यहां पर पेपर पैटर्न की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पे जो पेपर पैटर्न रहेगा, पेपर के 4 पार्ट होने वाले हैं, ABCD या फिर इसे आप ABCD भी बोल सकते हैं। और इन 4 पार्ट का जो सिलेबस है वो भी यहां पे अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पे देखिए टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके यहां पे 200 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे वो होगा 600 नंबर का। कहने का मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। और यहां पे देखिए सबसे खास बात यह है कि यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जितने 200 क्वेश्चन है अगर आपको 100% क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कीजिएगा, फिर भी नहीं आ रहा है तो भैया सब में आप गोला काला कर दीजिएगा, ओमार सीट भर दीजिएगा। ओमार सीट के बारे में हम आगे बात करेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे सिलेबस की बात कर लेते हैं पार्ट वाइज भी, कौन से पार्ट में कितने नंबर का क्या आने वाला है। तो यहां पे देखिए पार्ट ए के अंदर आपकी मानसिक योग्यता आएगी, मेंटल एबिलिटी जिसे अपन बोलते हैं, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे और टोटल अंक होगा 150 का। दूसरा बी पार्ट होगा जिसके अंदर राजस्थान की जीके शामिल होगी, आगे बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो इसके अंदर भी 50 क्वेश्चन होंगे और ये जो अंक रहेंगे 150 रहेंगे। इसके अलावा यहां पे तीसरा जो पार्ट रहेगा स वाला या यहां पे सी वाला, तो वो शिक्षण क्षमता का होगा, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। इसके भी 50 क्वेश्चन है और 150 अंक का होगा। इसके बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए यहां पे चौथा होगा भाषा का, लैंग्वेज का। तो यहां पे देखिए अंग्रेजी भाषा ना वो तो सबके लिए अनिवार्य होगी। इसके अलावा यहां पे फिर 2 भाषाएं, एक तो हिंदी है और संस्कृत। तो यहां पे जिन्होंने हिंदी के लिए यानी सामान्य पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है तो उनके लिए तो हिंदी होगी, और इसके अलावा जिन्होंने संस्कृत के लिए अप्लाई किया तो उनके लिए संस्कृत होगी। तो इसके जो यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे अंग्रेजी के रहेंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा हिंदी और संस्कृत के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30-30 रहेंगे और ये अंक रहेंगे 90 का, और अंग्रेजी वाला भी यहाँ पे 150 का रहेगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से यहाँ पे 200 क्वेश्चन हो गए और टोटल यहाँ पे जो पूर्णांक हो गए, सॉरी जो अंक हो गए वो 600 का हो गया। तो ये इस प्रकार का ये पैटर्न है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं और आगे फिर अपन ओमार सीट के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने जो 4 पार्ट बताए थे उनमें से जो पहला पार्ट है ए वाला या ए वाला, वो है मेंटल एबिलिटी का, यानी मानसिक योग्यता का। तो उसके अंदर यहां पे एक तो तार्किक योग्यता रहेगी, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता का टॉपिक यहां पे रहने वाला है, विभेदीकरण का टॉपिक रहेगा, संबंधता का यहां पे टॉपिक रहने वाला है, रिलेशन रहेगा माता पिता का, भाई बहन का, वो फलाना लगता है दिकड़िए लगता है, इस प्रकार से, और विश्लेषण रहेगा और यहां पे तार्किक चिंतन भी रहेगा। इसके अलावा यहां पे दूसरे पार्ट की बात करें बी वाले की, जहां पे मैंने आपको बताया कि राजस्थान की जीके होगी, ठीक है ना। तो सामान्य जानकारी के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके अंदर अपने राजस्थान की जो भी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है और अपने आर्ट्स है, कल्चर है, जियोग्राफी है
और सोशल जो भी पार्ट हैं अपने राजस्थान के, उन सब की ये जो जानकारी है आपको एग्जाम के दौरान या पेपर के दौरान है वो पूछी जाएगी। अगर इसके अलावा अपने तीसरे पार्ट की बात करें, सी वाले की, जिसके अंदर टीचर एप्टीट्यूड है, यानी शिक्षण अभिक्षमता है, इसके भी 50 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये यहाँ पे जो टॉपिक रहेंगे, एक तो शिक्षण अधिगम रहेगा, इसके बाद नेतृत्व गुण रहेगा, सृजनात्मक रहेगा, और इसके बाद सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन है, ये टॉपिक रहेगा। व्यवसायिक अभिवृत्ति का टॉपिक रहेगा, सामाजिक संवेदनशीलता है, ये भी टॉपिक रहेगा, और संप्रेषण कौशल है वो भी इसके अंदर वो शामिल रहेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो फाइनल जो पार्ट रहेगा डी वाला, यानी द वाला, लैंग्वेज वाला, तो इसके अंदर देखिए अगर अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द है, युगम शब्द है, वाक्य विचार है, शुद्धिकरण है, मुहावरे हैं, कुहावते हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, ये रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो संस्कृत है या अंग्रेजी के जो टॉपिक हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो टॉपिक हैं वो रहने वाले हैं। आपको इन्हीं टॉपिक के आधार पर है अपनी तैयारी वो करनी है। अब यहां पे आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, देखिए कई स्टूडेंट ये पूछना चाहेंगे कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होती है, तो भैया आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे पब्लिकेशन है जो पैसे कमाने के लिए अलग अलग प्रकार की बुक है वो छाप देते हैं। हालांकि बेस्ट के नाम से कुछ भी नहीं होता, जितनी आपकी सेल्फ स्टडी रहेगी और आप खुद पढ़ोगे। देखिए अलग अलग टॉपिक के लिए आप कोई भी एक बुक है वो परचेज करके लेके जाओ। जैसे अपन हिंदी व्याकरण की बात करें तो एक हिंदी व्याकरण की बड़ी सी बुक है, आप एक अच्छे लेखक की है, सर्च करके है यूट्यूब पे, गूगल पे, एक दूसरे से पूछ के है, या फिर खुद आप एनालाइज करके देख लीजिएगा कि यार ये भाषा मेरे को अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो पर्टिकुलर हर एक टॉपिक की अगर आप बुक परचेज करके लेके आओगे और यहाँ पे जो टॉपिक दिए गए उस टॉपिक की आपको तैयारी करनी। और वैसे संयुक्त रूप से अलग अलग जो पब्लिकेशन है भैया वो अपने बुक है वो छापते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन देखिए ये नहीं कोई स्पेशल है जो आप बुक पढ़ोगे उससे जो क्वेश्चन है वो आ ही जाएंगे, नहीं, ये आपकी जो सेल्फ स्टडी है उस पर ये डिपेंड करता है। तो इस बात को ज्यादा आप है वो अपने दिमाग में मत लीजिएगा, आप अपनी तैयारी कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, थोड़े से प्रयास में ही आपको ये कॉलेज आवंटित हो जाएगी और आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं। और यहां पे कोर्स के नाम पे आपको पैसा भी नहीं देना। देखिए बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत कोर्स चल रहे हैं, अलग अलग जो कोचिंग सेंटर हैं वो कोर्स बेच रहे हैं इसके नाम पे, उनमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो कोर्स के नाम से आपसे 5-5, 10 रुपए ले रहे हैं, मात्र आप 200, 400, 500 रुपए की बुक मार्केट से लाके सेल्फ स्टडी करोगे ना, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। यार मानसिक जो योग्यता है, तार की जो योग्यता, आखिरकार उसमें सवाल कैसे, ये बोलेंगे भैया 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद कितना आता है, आप ही बता दो कमेंट करके। तो इसी तरह के जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है जो आपके दिमाग पे आधारित होंगे, तो काहे का पैसा बर्बाद करना, राजगुरु जी आपको रिकमेंड नहीं करता। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो रही सिलेबस की बात। अब यहां पे कुछ ओएमआर शीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाली है, ओएमआर शीट पे रहने वाली है। तो यहां पे देखिएगा, यदि आपने अभी तक कोई ओएमआर शीट नहीं भरी है तो आप गूगल पे जाके ओएमआर शीट का एक प्रारूप है वो देख सकते हैं। हालांकि अलग अलग एग्जाम के लिए जो प्रारूप है वो अलग अलग होता है। तो आपकी ये जो बीएसटीसी की एग्जाम होगी, यहां पे देखिए ओएमआर शीट के अंदर 4 पार्ट होंगे, एबीसीडी वाला होगा जहां पे आपको आंसर करना पड़ेगा, बाकी एक ऊपर बेसिक सा पार्ट होगा जहां पर आपको अपने बारे में जानकारी, जैसे आपका नाम है, आपके जो रोल नंबर है, आपके कौन सी बुकलेट नंबर, ये जानकारी आपको भरनी पड़ेगी और अपने पेपर के बारे में आपको जानकारी भरनी। ध्यान रखना जब भी आप ओएमआर शीट भरो तो गहरा जो काला रंग है वो करना है, इसके साथ काला भी कर सकते हो, ब्लू जो पेन है अपना नीला पेन है वो भी है, उससे भी आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गोला है वो गहरा काला आपको करना है। देखिए मेरे देखने में ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं कि बुकलेट में यानी जो प्रश्न पत्र होता है उसमें पहले अपने आंसर कर लेते हैं, और जब लास्ट टाइम यहां पे आता है तो उस समय है अपने ओएमआर शीट के अंदर गोले काले करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जल्दबाजी में आप अलग क्वेश्चन का गोला काला कर दोगे तो ये आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको राय देना चाहूंगा कि जब भी आप एग्जाम दो और आंसर करो ओएमआर शीट में, तो जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो जिसका आंसर आपको आ रहा है तो तुरंत ओएमआर शीट में अपना गोला काला कर दीजिएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए जो ओएमआर शीट है और प्लस आपकी जो बुकलेट है यानी प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, वो अपने पास रख लेंगे। जब भी हॉल आप छोड़ोगे तो आपको उनको जमा कराना पड़ेगा, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास बातें आपको बताता हूं जो कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताई। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक बात बताई कि कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है
और परसेंटेज भी मैंने आपको बताया था, जनरल के लिए 50 है, अदर के लिए 45% है। लेकिन यदि परसेंटेज में आपके 0.01% भी कम रहेगा तो आप इसके लिए पात्र नहीं रहेंगे। मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, 50% नंबर उनको आवश्यकता है मिनिमम। यदि कक्षा 12 में आपके 49.99, जिसे हम साधारण भाषा में है 49.99 बोलते हैं, यदि इतने नंबर है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे तो 0.0% ही कमी चल रही है, मुझे संबंधित जो BSTC वाले हैं अनुमति दे देंगे, नहीं भैया, हर साल ऐसा होता है। बिल्कुल साफ साफ दिशा निर्देश में ये बात भी लिखी हुई है, कोई भी रियायत आपको यहां पे वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट का यदि अभी तक बैंक खाता नहीं खुला हुआ है तो भैया अपने नाम से बैंक खाता खुला लीजिएगा किसी भी बैंक में, और अपने ही बैंक खाते की जानकारी आपको देना है। क्योंकि जब यहाँ पे काउंसलिंग के पैसे आप ऐसे जमा करवाएंगे, उसके बाद आपको कोई कॉलेज आवंटित नहीं होती है, BSTC में आपका नंबर नहीं आता है, तो आपको रिफंड किया जाएगा। और रिफंड के लिए कैंडिडेट का बैंक खाता होना जरूरी है। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरो ना, तो उस समय देखिए जो एड्रेस पता आप डाल रहे हो ना, आपकी जो फोटोयुक्त आईडी है, जैसे अपना आधार कार्ड है, उसके ऊपर है सेम का सेम वही डालना है। क्योंकि रिफंड के लिए जब आप आवेदन करोगे तो आपको से उस समय है आपकी एक दस्तावेज मांगा जाएगा पहचान का। तो जाहिर सी बात अपन सभी है अपना आधार कार्ड अपलोड करने वाले, जब फॉर्म में और अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस मैच नहीं होगा तो भी आपके सामने समस्या आ सकती है। तो एड्रेस सही तरीके से आपको यहां पे भरना है। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिए आरक्षण की भी व्यवस्था यहां पे की गई है। SC ST OBC के लिए नियमानुसार राज्य सरकार के द्वारा जो भी आरक्षण दिया गया है वो मिलेगा, लेकिन उसी शर्त पे मिलेगा, संबंधित दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो SC ST की तो कोई वैलिडिटी नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। OBC वाले तो यहाँ पे देखिए OBC का जो नॉन क्रिमिलियर का है तो उसकी जो वैलिडिटी है वैसे तो 3 साल की होती है, और यहाँ पे क्रिमिलियर की है उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई डिसेबिलिटी ग्रुप से तो उनके यहाँ पे देखिए 40% डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना जरूरी है। तो ही आपको नियमानुसार है परसेंटेज के आधार पर या आरक्षण के आधार पर आपको कॉलेज आवंटित होगी, उसमें आपको यहाँ पे छूट है वो मिलने वाली है। इसके अलावा यदि कोई ऐसी महिला है जो तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, और वो भी आवेदन कर रही है इस एग्जाम के लिए, तो यहां पे देखिए एक तो कोर्ट की जो डिक्री है, न्यायालय की डिक्री है, वो आपके पास होना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है, और नोटरी द्वारा प्रमाणित करके आपको देना पड़ेगा, तो आप है इसके लिए पात्र होंगे। देखिए फिलहाल यहाँ पे कोई भी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है, लेकिन जिस समय काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के समय आपको कुछ दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जब कॉलेज आवंटित हो जाएगी तो कॉलेज में आपको ये दस्तावेज वो जमा करवाने पड़ेंगे। तो इन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। बस ये 2-4 खास बातें हैं जिनको आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के साथ जुड़ के है हमसे है बातें हैं इस टॉपिक पे वो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।